का राणा। नमस्कार, मैं हूं राजेश सक्सेना। और जिस तरह से उपचुनाव की जंग जारी है, मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जहां पर लगातार वोटिंग चल रही है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की मरवाही सीट जहां पर उपचुनाव हो रहा है। लेकिन इस दंगल में, इस जंग में सबसे अहम प्रदेश है वो है मध्य प्रदेश, जहां पर 28 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। और सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो चुकी थी। और आप ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों का ट्रेंड देखिए। जिस तरह से कहा जा रहा था कि कोरोना के चलते तमाम तरह के सवाल मतदाता को लेकर थे, मतदाताओं को लेकर थे, मतदान को लेकर थे। और ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं शायद जो वोट परसेंटेज है वो कम जाए, लोग घरों से कम निकले। लेकिन जिस तरह से शुरुआती रुझान दिख रहा है वोटिंग का, वो काफी बेहतर है, काफी उत्साह भरने वाला है। और कहीं कहीं की ऐसी तस्वीरें भी हैं जहां का वोटर काफी उत्साह में दिखा। और अभी तक अगर देखा जाए, कुल इनऑल देखा जाए कि वोट परसेंटेज आखिर क्या है 28 सीटों पर, हालांकि अलग अलग ट्रेंड है, कहीं 9% है, कहीं 10% है, कहीं 12% है। लेकिन कुल मिलाकर अगर एक एवरेज ट्रेंड देखा जाए वोटिंग का, तो ये तकरीबन 12.5-13% के आसपास जा रहा है। और 11 बज चुका है, यानी कि वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और 4 घंटे का समय हुआ है। लेकिन अब जिस तरह से कतारें दिख रही हैं, जिस तरह से लोग घरों से निकल रहे हैं, उससे लगता है कि वोटिंग बेहतर होगी। और तमाम तरह की अपील जिस तरह से की गई, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपील की कि वोट डालने आप जरूर जाइए। जो तमाम तरह के मानक है, कोरोना के मास्क आप लगा के पहुंचे, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था जिस तरह से वहां पर है। और आप ये घेरे देखिए, गोले देखिए जहां पर लोगों को खड़ा किया गया है। इसका मतलब साफ है कि एक सोशल डिस्टेंसिंग मतदाताओं के बीच में रहे। और ये तमाम सारी गाइडलाइन चुनाव आयोग ने जारी की थी और उसी के हिसाब से ये वोटिंग चल रही है। और निश्चित तौर पर कोरोना काल, कोरोना का संकट, और ऐसे में 28 सीटों पर चुनाव। तो सबसे पहले हम भोपाल चलेंगे। हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, उनसे कुछ अपडेट ले रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपील की और फिर उसके बाद पीसीसी कमलनाथ ने जैसे पूजा अर्चना की गुफा मंदिर पहुंचकर, तो भोपाल में क्या कुछ नेताओं का ट्रेंड दिख रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात की जाए तो सारे 28 सीटों का समीकरण भी देखेंगे। नीरज के पास चलते हैं। नीरज, सुबह से 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी थी। भोपाल की बात करें तो क्या पीसीसी चीफ कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान, क्या कुछ भाव भंगमाएं रही, क्या कुछ बॉडी लैंग्वेज रही और क्या कुछ कहा गया? इसको लेकर चले तो अभी काफी दूर से प्रशासन ने रखी है। जिस तरह से 95,000 और 7 लाख के करीब मास्क पहुंचाए गए। और वही भोपाल की यदि बात की जाए तो सुबह ही शिवराज सिंह चौहान उनके द्वारा हनुमान जी चालीसा का पाठ किया, पूजा अर्चना की गई और अपने जीत के लिए आशीर्वाद भगवान से दिया गया कि वो आगे भी बने रहे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी अब शिव मंदिर जाके शिव जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और उस तरह से पूजा जो है दोनों ही। चलिए नीरज, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सीधे सनी, अगर हमसे सनी जुड़ सकते हो भोपाल से, हमारे दूसरे संवाददाता सनी को लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सनी अभी थोड़ी देर पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ की बाइट कर रहे थे। क्या कुछ सनी हमसे जुड़ रहे हैं सीधे। सनी, क्या कुछ है, क्या कुछ कहा है पीसीसी चीफ कमलनाथ ने, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने क्या कुछ कहा? क्योंकि आप वहीं पर हैं और उनकी बाइट वो दे रहे थे। कमलनाथ, क्या कुछ कहा है उन्होंने चुनाव को लेकर? सनी, आवाज मिल रही है हमारी आपको? चलिए सनी मालवी जब तक हमसे जुड़ते हैं, मैं आपको बता दूं कि 28 सीटों पर सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो चुकी है। सनी जैसे ही जुड़ते हैं, हम पीसीसी चीफ कमलनाथ ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ वर्जन दिया है, वो उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से
स्थितियां परिस्थितियां अब है लगातार। भिंड से बड़ी खबर आ रही है, हम आपको अपने दर्शकों को अपडेट कर दें। भिंड से बड़ी खबर, मेहगांव विधानसभा प्रत्याशी हेमंत कटारे के बड़े भाई योगेश कटारे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक बड़ी खबर मिल रही है। जिस तरह से हेमंत कटारे कांग्रेस प्रत्याशी हैं मेहगांव से, और उनके बड़े भाई योगेश कटारे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया गया है। किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका के तहत योगेश कटारे को नजरबंद किया गया। तो भिंड से बड़ी ब्रेकिंग हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां पर मेहगांव से कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे के बड़े भाई योगेश कटारे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके उनको नजरबंद किया है। सनी हमसे जुड़ रहे हैं। इससे पहले कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता धैर्यवर्धन शर्मा हमसे जुड़े, सनी से अपडेट लिए लेते हैं। सनी, जिस तरह से पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले पर आप थे और वो बाइट दे रहे थे, क्या कुछ कहा है कमलनाथ ने? सनी बोले, आवाज पहुंच रही है? तो सत्ता का एमपीपीएल कहें, सत्ता का रण कहें, और जिस तरह से 28 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है, मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर रहा है। और सनी मालवीय हमसे जुड़ेंगे, उससे पहले हम सीधे बीजेपी प्रवक्ता और नेता धैर्यवर्धन शर्मा साहब के पास चलेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हाट पिपलिया मुगावली ये तस्वीरें हैं। ये जो मतदाता है वो वहां पर कहीं ना कहीं अपना इंतजार कर रहा है, वोटिंग के लगातार वोटिंग चल रही है और उत्साह भी नजर आ रहा है। कोरोना का संकट भी है निर्वाचन आयोग की तरफ से। और आप देखिए, ये देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साधना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, जीत के लिए ईश्वर से आशीर्वाद ले रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। देख रहे हो दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, पूजा अर्चना की थी सुबह पीसीसी चीफ कमलनाथ ने, और गुफा वहां पर पहुंचे थे, हनुमान मंदिर वो वहां पर पहुंचे थे और हनुमान मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की थी। तो दूसरी तरफ अभी भी लगातार जिस तरह से जो नेता हैं वो कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। जिस तरह से पहले लगातार चुनाव प्रचार, लगातार आरोप प्रत्यारोप, व्यक्तिगत हमले और एक के बाद एक स्ट्रेटजी दोनों दलों की तरफ से, खासतौर पर अगर बीजेपी कांग्रेस की बात हम कर ले। इसके अलावा अगर हम देखें आज की सुबह की तस्वीरें हैं ये, कि जिस तरह से वोटिंग शुरू हुई और वोटिंग शुरू होते हुए जिस तरह से दोनों ही दिग्गज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पीसीसी चीफ कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों ने पूजा अर्चना की, आशीर्वाद मांगा ईश्वर से, भगवान से कि हे भगवान आप हमें जीत दिलाइए, हमने बहुत मेहनत की है। और दोनों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं और तमाम तरह के हमने आरोप प्रत्यारोप भी हमने देखे। दोनों तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूजा अर्चना करते हुए, वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। हनुमान भक्त कहे जाते हैं। छिंदवाड़ा में एक बड़े हनुमान मंदिर का निर्माण उन्होंने वहां पर कराया और कहीं ना कहीं हिंदुत्व को लेकर, सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर भी बातें हुई। बीजेपी ने तमाम तरह के हमले कांग्रेस पर किए, कांग्रेस भी लगातार बीजेपी पर हमले करती आई है। हमारे साथ हमारे दो मेहमान जुड़ रहे हैं, धैर्यवर्धन शर्मा बीजेपी प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे साहब। धैर्यवर्धन शर्मा साहब के पास चलेंगे। धैर्यवर्धन जी, क्या कहेंगे, किस तरह का ट्रेंड, अगर पहले वोटरों की ही बात कर ली जाए, क्या कोरोना के चलते तमाम तरह की गाइडलाइन थी और यह भी आशंका थी कि शायद जो वोटर है वो कम निकले, लेकिन शुरुआती रुझान में वोटर घर से निकल रहा है, लंबी कतारें देखी जा रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? मेरी आवाज पहुंच रही है धैर्यवर्धन शर्मा साहब के पास में? आशीष जी के पास में आता हूं। आशीष जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? बहुत स्वागत है आशीष जी का इस हमारे आज के कार्यक्रम में। आशीष जी, क्या कहेंगे, 7 बजे वोटिंग शुरू हुई, तकरीबन 11:15 बज चुका है और जो ट्रेंड जा रहा है, अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो अमूमन 12, 13 या 10 इसके आसपास अभी टिका हुआ है। किस तरह से एक उम्मीद रखते हैं कि वोट परसेंटेज कहां तक जा सकता हो? क्या मतदाता वाकई बाहर निकल रहा है?
देखिए वो अभी शुरुआती जी जी और मुझे लगता है कि 50% कम वोटिंग इससे ज्यादा नहीं हुआ। जी और इस वोटिंग है हम देखें परसेंटेज के सामने आएंगे, लेकिन मतदाता मुझे नहीं लगता है कि ये सारी चुनौतियां हैं कोरोना और ये सब चीजों को लेकर, इसके बावजूद भी मतदाता अपनी जागरूकता को रखते जरूरी लेगा। आप बिहार का इसका उदाहरण सामने यहाँ पर बहुत उम्मीद से ज्यादा मतदान माना गया है। मध्य प्रदेश में वो भी जो राजनीतिक परिस्थितियां मध्य प्रदेश में बनी हुई, जिस तरह की स्थितियां ये चुनाव हो रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर मतदाता उसमें जिस तरह की भूमिका चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं की दिखी है, मतदाताओं का जो रोल दिखा है, मुझे लगता है मतदाता आ गया है तो इसके लिए पूर्ण कर रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश की पॉलिटिकल जो सीन है उसके लिए चुनाव क्यों है और वो कहीं ना कहीं जनता को प्रभावित करता है। क्या आशीष जी माना जाए, अगर मुद्दों की हम बात करें तो मैं भी काफी जगह गया, काफी विधानसभा क्षेत्रों में गया, कहीं ना कहीं वोटर खामोश था। तो क्या पहले से वोटर एक माइंड सेट कर चुका था, कुछ कहना नहीं चाहता था उसके पहले, और वोट को लेके जिस तरह से अगर जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जो मुद्दे होते हैं, सड़क, बिजली, पानी, बेरोजगारी, विकास की बात जरूर होती रही है, तो क्या उससे अलग ये चुनाव था इस बार, और जनता के मन में भी कुछ अलग था इस बार? देखिए इस बार दोनों दलों ने वचन पत्र और संकल्प पत्र पेश किए, उन्होंने अपने वादे, अपने इरादे पेश किए, लेकिन इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि दोनों ही दल उन वादों या विकास से बुनियादी समस्याओं के लिए सतही रूप से ही जवाबदारी ले रहे थे। बेसिकली ये पूरा चुनाव जो दोनों दलों के बीच की जो प्रतिष्ठा की लड़ाई है उसका है। तो ये एक राजनीतिक ज्यादा है वो चुनाव, और जो मुद्देवार जो चीजें हैं, सामूहिक जो बनते हैं, मुझे लगता है चुनाव के बाद जो दल आएगा वो उसको पूरी करने की जवाबदारी लेगा। फिलहाल ये चुनाव जो है पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, और मतदाताओं की खामोशी की बात जो सामने आई, तो मतदाता आजकल वैसे ही नहीं बोलते। दूसरी बात ये है कि इस चुनाव में इतना नेताओं ने, दलों ने शोर मचाया है कि मतदाताओं की आवाज जो आज ज्यादा मुखर होकर सामने आएगी तो वो तो नहीं। चलिए धर्मेंद्र शर्मा साहब के पास में आता हूँ। धर्मेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? नहीं, मुझे लग रहा है मेरा माइक ठीक से पैच नहीं हो पा रहा। अब आवाज आ रही है आपकी, सुन पा रहे हैं आप? एक मिनट, मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए। जी चलिए, आप बिल्कुल समय लीजिए, तब तक मैं अपडेट दिए देता हूं कि 28 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो चुका है। कई जगह पर, खासतौर पर अगर हम बात करें ग्वालियर चंबल क्षेत्र की बात करें, तो कई पोलिंग बूथ पर यह भी खबर आई कि जो ईवीएम मशीन है उनमें शुरुआती दौर में गड़बड़ी नजर आई। और एक बड़ी खबर इस वक्त हम भिंड से आपको बता रहे हैं, जहां पर मेहगांव से एक खबर, कांग्रेस प्रत्याशी के भाई हेमंत कटारे के भाई को गिरफ्तार किया गया है। मेहगांव से कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे के भाई को गिरफ्तार किया गया है। योगेश कटारे को पुलिस ने गिरफ्तार कर नजरबंद किया है। एक बड़ी खबर हम आपको मेहगांव से दे रहे हैं, भिंड जिले की मेहगांव विधानसभा सीट, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे और हेमंत कटारे को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, और पुलिस ने गिरफ्तार करके उनको नजरबंद किया है। धर्मेंद्र ओझा संवाददाता हमारे हमसे भिंड से जुड़ेंगे, क्या जुड़ पा रहे हैं धर्मेंद्र हमसे? चलिए थोड़ी देर में उनसे भी बात करूंगा, पूरा अपडेट उनसे लूंगा इस खबर को लेकर, लेकिन आवाज शायद क्लियर हो गई है धैर्यवर्धन शर्मा साहब के साथ। धैर्यवर्धन जी, आवाज मिल रही है? जी मुझे आवाज आ रही है। बहुत स्वागत है आपका आज के इस महासंग्राम की जो कवरेज है, जो सत्ता का रण है। पहला कमेंट्स आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अगर इस चुनाव को देखा जाए, पूरी ताकत बीजेपी ने इसमें झोंकी, तमाम सारे चेहरे आपके थे, हालांकि अंक गणित के हिसाब से आपको जो सीटें हैं बहुत कम चाहिए। किस नजर से देखते हैं आप इस चुनाव को? और सुबह का ट्रेंड की भी बात कर लें, 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी, धीरे धीरे वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, मतदाता उत्साहित है। पूरी उमंग और उत्साह के साथ मतदाता निकल करके वोट करने के लिए आ रहे हैं। मैं सबसे पहले तो उनके चरणों में प्रणाम करूंगा, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि लोकतंत्र के स्तंभ हैं, लोकतंत्र की शक्ति वही मतदाता है, वही पंच परमेश्वर हैं,
जो जनादेश देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर मेरा ये मत बड़ा स्पष्ट है कि राजनीति के जानकार लोग जो भी कल्पना करें वोटों के प्रतिशत को लेकर, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मत विभाजन को लेकर, पर इसके बावजूद मेरा ये मानना है कि जन कल्याणकारी कामों को करने वाली, अंत्योदय का संकल्प ईमानदारी से संकल्प के साथ काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाए रखने के लिए भी सारे मिथकों को तोड़कर, सारे अनुमानों को तोड़कर 10% से अधिक मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज वोट करता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उसके मन में तमाम किंतु परंतु होते हैं, पर जब वोट करने जाता है तो वह निर्णय करता है कि अंततः मुझे वोट किसको देना है, तो अंततः भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगा, ऐसा मुझे लोगों से समझ आ रहा है। और जहां तक सीटों का मामला है, जनता को यह भी मालूम है कि सरकार स्थायी रहने वाली है, सरकार को किसी प्रकार का खतरा नहीं है, सरकार के लिए नाममात्र की सीटों की आवश्यकता है। और कांग्रेस जिस प्रकार से आत्मविश्वास का शिकार थी, झूठे आत्मविश्वास का प्रदर्शन करके मतदाताओं को भड़काने का प्रयास कर रही थी, वह जनता को समझ आ गया और जनता इनके प्रचार में, इनके झांसे में फंसी नहीं। ये बहुत ही मासूम बन करके कमलनाथ जी को प्रस्तुत कर रहे थे, पर लोगों को समझ में आ गया कि निकम्मों को बार बार अवसर नहीं दिया जाता। एक बार अवसर मिला था, सरकार इनको चलानी चाहिए थी, अपने बराबर के नेताओं को बराबर का सम्मान देते, उनके लोगों की भी चिंता करते, उनसे संबंधित लोगों के क्षेत्र के विकास की चिंता करते, यह सब करते तो आज ये कांग्रेस का हश्र न होता। क्या धैर्यवर्धन जी, आप ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आते हैं, आप ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे का कितना फायदा बीजेपी को मिल रहा है? सबसे ज्यादा सीटें वहीं पर हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सभी नेताओं की अपनी जन स्वीकार्यता है, और सिंधिया जी का जहां तक मामला है, ये तो हमारे लिए बोनस है, स्पेशल है। उनकी अपनी लोकप्रियता है ग्वालियर चंबल में, और वहाँ उनके यदि फोर फादर्स की बात मैं करूं तो उनका जो साम्राज्य था, राजा थे वो, तो उनका उज्जैन तक, रतलाम तक, वहां तक भी उनका प्रभाव था। ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश के बड़े वर्ग में उनकी सौम्य छवि, उनके लोगों के प्रति संवेदनशीलता वह स्वीकार है, उसका लाभ हमें निश्चित तौर पर मिलने वाला है। और जितना परिश्रम शिवराज ने, सिंधिया जी, वीडी शर्मा जी ने, उमा जी ने, नरेंद्र सिंह जी ने, कैलाश जी ने, सारे बड़े नेताओं ने किया है, वो अद्भुत है और इन सब का लाभ। लेकिन आपने सिंधिया जी को ग्वालियर चंबल तक ही सीमित रखा, ज्यादा और अन्य सीटों पर उनकी कैंपेनिंग नहीं दिखी। नहीं, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया। आपने कहा कि वहाँ ज्यादा प्रभाव है, तो निश्चित तौर पर वहाँ ज्यादा प्रभाव है। जहाँ ज्यादा प्रभाव है वहाँ उन्होंने ज्यादा समय दिया, क्योंकि जो प्रत्याशी थे वो और मैनेजमेंट में लगे नेता वो सिंधिया जी के सभाएं मांग रहे थे, तो दिया गया है। और मैंने बताया ना कि पर भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व का भाव है, सारे नेता हमारे लोकप्रिय हैं, जनता में विशेष स्थान रखते हैं, जनप्रिय हैं, इसलिए सामूहिक तौर पर बड़ी बड़ी आम सभाएं विभिन्न स्टार प्रचारकों की आपको देखने मिली और उनका परिणाम भारतीय जनता पार्टी मिलेगा। चलिए आशीष जी के पास में आता हूँ। जी, क्या कहेंगे जो सवाल हमने धैर्यवर्धन शर्मा साहब से कहा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की हम बात करें, चुनाव है, जाहिर सी बात है, अगर शुरुआत देखें जिस तरह से, अगर गुणा गणित देखें तो निश्चित तौर पर बीजेपी काफी कंफर्ट जोन में है, ज्यादा सीटें उसको नहीं चाहिए, बल्कि कांग्रेस को खासी मशक्कत, हालांकि दावे तो 28 में 28 के रहे, लेकिन ये कितना सच होता है तो 10 को मालूम पड़ेगा। लेकिन अगर कहा जाए, इसके इतर अगर बात की जाए तो चेहरों का भी टेस्ट है क्या? ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरह से आए, पदार्पण किया बीजेपी में, और अब चुनाव है और चुनाव में पूरी कमान उनको खासतौर पर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में दी गई थी, हालांकि वो तमाम सारे चेहरे उस क्षेत्र के, चाहे वीडी शर्मा हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, वो भी वहां पर थे। तो क्या सिंधिया का भी यहाँ पर एक टेस्ट इस क्षेत्र को लेकर, उनके चेहरे को लेकर, और उसी के अनुसार आगे की दशा और दिशा? देखिए, सिंधिया जी का जो प्रभाव क्षेत्र माना जाता है ग्वालियर चंबल, उसमें अगर पिछली बार कांग्रेस के प्रत्याशियों को जोरदार सफलताएं मिली थी तो उसके बहुत सारे कारण थे, क्योंकि उस वक्त जो बीजेपी की सरकार के खिलाफ वो लोग चुनाव लड़े थे, तो उस समय जो है एंटी
इनकम्बेंसी का फैक्टर तो बीजेपी की सरकार के साथ उस समय काम कर रहा है। ये जरूर है कि उसको बहुत तरीके से कंट्रोल किया गया और बीजेपी बहुमत के बहुत करीब तक रही। लेकिन चूंकि देखिए जीत और हार का अंतर चाहे जो भी हो, वो जीत और हार को मानना ही पड़ता है, तो कांग्रेस को वहां पर सफलता मिली। इस बार जो स्थितियां हैं वही प्रत्याशी दूसरे दल की टिकट पे चुनाव लड़े, तो सिंधिया का करिश्मा जो है वो इसी वक्त काम में आना है। पिछली बार की परिस्थितियों के साथ कुछ राजनीतिक परिस्थितियां और कुछ ऐसे हालात थे जो सब सहयोगी बन रहे थे और कुछ सिंधिया के करिश्मे के साथ जुड़ते हुए बड़े रिजल्ट तब्दील हुए। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार चीजें बदली हुई। तो इस बार जो है सिंधिया जी का पूरा करिश्मा तो दांव पे है ही, भाजपा का जो मैनेजमेंट है, भाजपा की जो चुनावी विशेषज्ञता है, वो सारी चीजें भी उस अंचल में दांव पे। लेकिन इस सब के बावजूद भी निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि 16 जो जीते हुए प्रत्याशी उस अंचल में इस बार दूसरे दल से भाजपा से टिकट लड़ना है वो 16 जीत पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वहां पे बहुजन समाज पार्टी का भी एक बड़ा वोट बैंक है। बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव पहली बार जो है पूरी ताकत से कूदी है, तो बहुत सारी चीजों को बंटवारा होगा, बिखराव होगा, नए समीकरण बनेंगे। बावजूद जो है वहां पे नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज चौहान, वी.डी. शर्मा, इन्होंने भी जो वहां पर ताकत झोंकी है, तो वो सिर्फ इसीलिए झोंकी गई है। किसी एक करिश्मे के सहारे भाजपा वहां वो रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि हालात बहुत सारे बदले हैं। ये जो बात है, जो अभी बात आई है कि भाजपा जो है सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखने की ज्यादा सुविधाजनक स्थिति में है, क्योंकि उसे उतने सारे सीटें नहीं चाहिए। लेकिन प्रतिष्ठा को देखते हुए भाजपा चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा वो सीटें जीते, ताकि वो अपनी स्वीकार्यता और अपनी विश्वसनीयता जो है वो साबित कर सके। कांग्रेस के लिए वाकई में कठिन चुनाव है, क्योंकि उसे पूरी सीटें जीतना है बहुमत के लिए, और इस तरह के 100% रिजल्ट में बड़ा संदेह हो जाता है। बावजूद कांग्रेस ने उस चुनाव को जिस तरह से लड़ा है, जिस तरह से उसने कोशिश की है, कुछ अगर 2-4 अपवादों को छोड़ दिए जाए, तो जिस तरह से कोशिश की है, तो उसने एक, मुझे लगता है उपचुनाव को एक बड़ी फाइट में तब्दील करने की तो कोशिश की है। अब नतीजों की बात है, तो नतीजे हम देख चुके हैं कि वो बहुत उसके लिए बहुत ज्यादा एक चमत्कार और करिश्मे की कांग्रेस की जरूरत होगी। और ये जरूर है कि ये उपचुनाव जो है पूरी तरह से आम चुनाव जैसे सीन में तब्दील हुआ, तो इसीलिए मतदाताओं का जो माइंडसेट है वो इस समय बहुत महत्वपूर्ण है कि वो जो 7 महीने पहले जो सत्ता परिवर्तन हुआ था, जिस तरह से एक सरकार गिरी, दूसरी सरकार आई, तो उन सब के बारे में मतदाता क्या सोचता है, ये नेताओं के जो करिश्मे हैं उनसे भी ऊपर की बात। चलिए, बिल्कुल अहम बात कर रहे हैं आशीष जी। इससे आगे का सवाल ये आशीष जी इसको लेकर है, अगर मैं भी तमाम सारी विधानसभा सीटों पर कवर करने गया, अगर जनता से बात की गई, खासतौर पर अगर हम बीजेपी कैंडिडेट की ही बात करें, क्योंकि तमाम तरह के आरोप कांग्रेस ने लगाए कि लोकतंत्र की हत्या की गई, खरीद फरोख्त हुई, लेकिन अगर जनता से बात की तो असर इस तरह का दिखा, कैंडिडेट को लेकर नाराजगी जरूर दिखी। लेकिन अगर चेहरों की बात करें तो चेहरों को लेकर शिवराज का एक चेहरा, मोदी फैक्टर भी इस चुनाव में दिखा, सिंधिया या तमाम सारे नेता हैं, इनके चेहरे खासतौर पर पीएम मोदी, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो क्या कैंडिडेट से नाराजगी, और इसके अतर वोटर कह रहा है कि नहीं चेहरा तो शिवराज, चेहरा तो कह रहा है मोदी, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी खाते में जाता दिख रहा है? निश्चित तौर पर मिलेगा, क्योंकि मैंने जैसा पहले कहा कि बीजेपी को चुनावी विशेषज्ञता है, बीजेपी चुनाव बहुत अच्छे से लड़ती है, संगठित तौर पर लड़ती है जी। दूसरी बात है बीजेपी को बहुत सारे चेहरे मिले हैं। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के एक अच्छे ब्रांड हैं, अच्छे नेता हैं। नरेंद्र मोदी के नाम का सहारा उन्हें मिलता है। इस बार उनको प्लस में जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मिल रहे हैं और नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के इस चुनाव में अपर हैंड दिख रहा है, क्योंकि उसको बहुत कम चीजें चाहिए, बहुत कम सीटें चाहिए सत्ता में बने रहने के लिए। तो एक स्वाभाविक अपर हैंड जो दिखता है। दूसरी बात रूलिंग पार्टी है। रूलिंग पार्टी उपचुनाव में जो हमेशा जो विपक्षी पार्टी है उसको थोड़ा सा भारी पड़ती रही। कुछ अपवाद जरूर हुए हैं चुनाव में कि दूसरा दल जीता है, लेकिन चूंकि इस बार सीटों की संख्या इतनी ज्यादा है तो इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी को कोई बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन बीजेपी ने इस चुनाव को बहुत सीरियसली लड़ा है और पूरी ताकत उसमें बीजेपी ने लगाई है। तो इन चेहरों का निश्चित तौर पर उसे फायदा मिलेगा। और लेकिन मैं जो कहता हूं उसके बावजूद भी जो है कि कांग्रेस से जो दूसरे दल है, खासतौर बहुजन समाज पार्टी है और इनके साथ जो दूसरे समीकरण जुड़ रहे हैं, तो उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखा।
क्या इसके विपरीत आशीष जी अगर बात की जाए तो कांग्रेस में चेहरों की कमी कसक इस चुनाव में देखिए, सिर्फ और सिर्फ पीसीसी चीफ कमलनाथ का चेहरा, और कोई चेहरे दिखे नहीं, या फिर उनको दिखाया नहीं गया, या फिर उनको आगे नहीं किया गया? एक बार फिर से सुन नहीं पाया आशीष जी। इससे आगे का सवाल यह है कि हम जिस तरह से बीजेपी के चेहरों की बात कर रहे हैं, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ पीसीसी चीफ कमलनाथ का चेहरा, क्या अन्य जो चेहरे कांग्रेस के उनको आगे नहीं किया गया, उनको पीछे रखा गया, या फिर कमलनाथ ने यह कहा कि नहीं मैं ही पूरी कमान संभालता हूं और अपने दम पे जो अच्छा होगा तो मेरा, खराब होगा तो मेरा? जी हाँ, देखिए पूरा चुनाव ही कमलनाथ के चेहरे पर लड़ा जाना चाहिए था और लड़ा भी गया है जी। क्योंकि कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी थी वो पहले से तय थी, कमलनाथ को जनता के सामने एक विक्टिम के तौर पर पेश किया जाएगा कि उनकी सरकार गिराई गई। इसलिए साफ है कि कमलनाथ को इस चुनाव में पहला चेहरा रहे और सबके साथ सबके आगे उम्मीद है। उन्होंने एक रणनीतिक तौर पर दिग्विजय सिंह या जो दूसरे नेता है उनका बहुत सीमित उपयोग किया है, क्योंकि इससे चुनाव के कई अलग तरह के बयान आते, कई तरह के बयानों के उलझन पैदा होती और चुनाव मुद्दों से भटकता। तो मुझे लगता है कमलनाथ ने कोशिश की कि चुनाव को उस मुद्दे पर केंद्रित किया जाए कि उनकी सरकार को क्यों गिराया गया, कैसे गिराया, और उस रणनीति के तहत कमलनाथ सबसे आगे रहे और बाकी नेताओं का उपयोग क्षेत्रवार की जरूरतें हैं उस हिसाब से किया है। चलिए, योगेश यादव कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता हमसे जुड़ रहे हैं। योगेश जी से ही कांग्रेस का पक्ष लेते हैं इस चुनाव को लेकर, क्योंकि जिस तरह से घमासान लगातार जारी रहा, और एक बार फिर हम आपको अपडेट दे दें, सुबह 7 बजे 28 सीटों पर वोटिंग शुरू हुई और अभी तक का जो ट्रेंड है 11:30 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, 13 से 13.5% जो मतदान अभी तक हो चुका है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की 1 सीट मरवाही पर वोटिंग, यानी वहां पर उपचुनाव हो रहा है। लेकिन जो संग्राम है, जो रण है, वो मध्य प्रदेश का है, और लगातार ये बात सामने आ रही है कि ये उपचुनाव जैसा चुनाव नहीं, जैसे आम चुनाव होता है वैसे चुनाव है। योगेश यादव जी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता। स्वागत करता हूं योगेश जी आपका। योगेश जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, योगेश जी से जैसे ही हमारा कांटेक्ट होता है, धर्मेंद्र शर्मा साहब के पास में आता हूं। धर्मेंद्र जी, क्या माना जाए, अब चूंकि वोटिंग लगातार आगे बढ़ रही है, शाम तक वोटिंग चलना है, 10 तारीख को परिणाम आना है, कौन से ऐसे आपको मुद्दे लग रहे हैं इस चुनाव में कि जो जनता को अपील निश्चित तौर पर करेंगे, और बीजेपी उन मुद्दों को लेकर जनता के साथ में अपनी पैठ बनाने में कामयाब हुई है? ये मुद्दे विकास के हैं जी। देखिए, एक दोहे के माध्यम से मैं बात कह रहा हूं कि दीन सबई को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रही दीन ही लखे तो दीन बंधु सम होए। तो नरेंद्र मोदी जी ने, शिवराज सिंह जी ने, इन्होंने तो जनता के, गरीब जनता के हित के लिए अनेक कदम उठाए। देखिए, हम कहते थे कांग्रेस को चुभती है ये बात कि श्रीमती इंदिरा गांधी के समय से आपने इंदिरा आवास कुटीर प्रारंभ की, पर वो करोड़ों अरबों रुपए हर पंचवर्षीय योजना में देश में आने के बाद आखिर चले कहां गए? किसी भी पंचायत में इंदिरा आवास कुटीर जिंदा मिली क्यों नहीं? और फिर चमत्कार अलग से कैसे होता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन जाते हैं कि हर पंचायत में, गांव-गांव में, गली-गली में 1.5 लाख रुपए के गरीबों के लिए सीमेंट कंक्रीट के मकान बनने लगते हैं, घर घर में शौचालय बनने लगते हैं, छोटे नगरों में, शहरों में 2.5 लाख रुपए मकान के लिए दिए जाते हैं, अन्य प्रकार का अनुदान मकान के लिए दिया जा रहा है, कैसे लोगों के घरों में सिलेंडर पहुंचा दिया जाता है, कैसे जन धन खाते खुलवा करके 33 करोड़ महिलाओं के खाते खुलवाकर महिलाओं के खाते में 500 रुपए प्रतिमाह की रकम पहुंचा दी जाती है, कैसे 9 करोड़ किसानों के खाते में 6,000 रुपए केंद्र सरकार के द्वारा और 4,000 रुपए शिवराज जी के द्वारा सम्मान निधि सीधे किसान के खाते में पहुंचा दी जाती है। तो ये मुद्दे लेकर के हम जनता के बीच गए। हालांकि कांग्रेस ने तमाम उठपटांग बयानबाजी करके, क्योंकि कांग्रेस के नेता तो माहिर हैं नोटंकी करने में, आप देखते हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने टंचमाल कहा और ये आइटम पर आ गए कमलनाथ जी,
तो इन्होंने चुनाव को बिगाड़ने का बहुत प्रयास किया कि मूल मुद्दों पर बातचीत न हो। चलिए धर्मेंद्र सर साहब, आपको रोकना चाहूंगा। लोगों के बीच में योगेश यादव कांग्रेस प्रवक्ता वरिष्ठ नेता हमसे जुड़ रहे हैं, उन्हीं से आपसे जो आप सवाल उठा रहे हैं स्तरहीन बयानबाजी को लेकर जो कांग्रेस के आपके आरोप है कांग्रेस पर। योगेश जी आवाज मिल रही है, स्वागत है आपका। योगेश यादव जी आवाज मिल रही है? चलिए धर्मवर्धन जी आप जारी रखिए अपनी बात को। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में 1 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना के अंतर्गत फ्री इलाज दिया गया। यार, जब कोई संकट में आता है राजेश जी, तो नाते रिश्तेदार भी मदद नहीं कर पाते, और यहाँ 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज सरकार करा रही है। 8 करोड़ लोगों के घर में शौचालय बना चुकी है। टारगेट हमारा कि 1 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में पक्के मकान उपलब्ध करा दिए जाए। तो ये बातें लोगों के हृदय में क्यों नहीं उतरेंगी? जिनके माता बहनों के आंखों में मोतियाबिंद के जाले पड़ गए, धुएं से उनके फेफड़े काले पड़ गए, उनके घर में यदि गैस सिलेंडर पहुंच जाता है तो उनकी चाय पानी का, जलपान का, भोजन का प्रबंध का बनाने का जो सिस्टम है वो कितना सुखमय और सरल हो जाता है। ये सब बातें हैं जिनके कारण से हम आशान्वित हैं कि लोगों का हम दिल जीतने में सफल हुए, और हमने तो ऊंच नीच, जाति भेद, धर्म और ये सब चीजों को भी बहुत भौना कर दिया। लेकिन धर्मवर्धन शर्मा साहब, एक बड़ा सवाल बीजेपी को लेकर ये था कि इस चुनाव में जिस तरह से एक बल्क में बड़ी तादाद में कांग्रेस के तमाम सारे नेता, उसमें मंत्री भी शामिल थे, विधायक भी शामिल थे, और फिर उनके समर्थक आए बीजेपी में, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के पुराने नेता, आपके खाटी नेता थे जिन्होंने लंबे समय तक आपके लिए काम किया, झंडे उठाए, बैनर लगाए, वो कहीं ना कहीं नाराज इस चुनाव में दिखे। क्या कहीं ना कहीं एक चुनौती बीजेपी के सामने इस चुनाव में है? धर्मवर्धन शर्मा साहब, दोबारा प्रश्न करिए। मुझे लगा मेरा धर्मवर्धन शर्मा साहब ये सवाल है कि जिस तरह से बड़ी संख्या में वो चाहे मंत्री रहे हों या विधायक रहे हों या फिर उनके फॉलोअर, उनके समर्थक उनके साथ से बड़ी तादाद में आए, ऐसे में बीजेपी के वो तमाम सारे नेता जो लंबे समय से बीजेपी का झंडा बुलंद किए रहे, उनमें नाराजगी दिखी और ये कहा गया कि बीजेपी की लिए चुनौती है। इसका कितना असर या बाकी चुनौती बीजेपी के सामने रही है इस चुनाव में? आदरणीय राजेश जी, इन सब विषयों पर बहुत बात हो चुकी है जी। ये प्रारंभिक दौर होता है जब कुछ होना होता नहीं, लेकिन लगातार चुनाव में दिखा है धर्मवर्धन शर्मा साहब, अगर हम सांची की बगल की सीट भी हम देख लिया जाए तो गौरीशंकर शेजवार अंत तक नाराज दिखे। ऐसी तमाम सीटों पर चेहरे जो बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं वो नाराज दिखे। इसीलिए मैंने सवाल किया कि क्या चुनौती रही है बीजेपी के सामने? मुझे लग रहा है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़े सीधे हैं जी। थोड़ा सा तो मोहब्बत का इजहार कर दो तो बिल्कुल घर द्वार छोड़ करके चुनाव में लग जाते हैं। कोई बहुत महत्वाकांक्षा नहीं होती हमारे यहाँ। इसलिए हमने देखा कि तमाम सारी सीटों पर इस प्रकार के प्रश्न जब खड़े हो रहे थे, एक एक करके सारे नेता और कार्यकर्ता सब उस सिस्टम में लग गए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कैसे चुनाव जिताएं उस अभियान में ईमानदारी से लग गए। और आपको सच बता रहा हूं, एक मोटा मन उन लोगों ने भी कर लिया जो अभी भी चुनाव हारे थे कि जब उनको समझाइश दी गई तो उन्होंने ये बात मान ली कि हमें जनता ने 5 साल के लिए विधायक मिटा दिया था। ये व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है यही 5 साल के लिए विधायक बना था, तो हमारा कुछ अलग से नहीं छीना जा रहा है। इसलिए बचे हुए कार्यकाल के लिए एक बार उनका हक बनता है कि वो जनता के दरबार में जाकर के अपनी याचना प्रस्तुत करें और हमको ईमानदारी से उनके सहयोगी बनकर के उनकी मदद करना चाहिए। और ये ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी की हर सीट पर देखने को मिला है। चलिए मैं एक अपडेट फिर दिए देता हूं। 28 सीटों पर वोटिंग जारी है और जो वोटिंग की अगर बात की जाए तो 13.5% से ज्यादा अभी तक वोटिंग हो चुकी है। और जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह से खबरें आ रही हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से, अलग अलग पोलिंग बूथ से, उसमें जो वोटर है, जो मतदाता है, उनकी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। और जिसका इंतजार हम लगातार कर रहे थे कि शायद 12 बजे के आसपास तेजी से मतदान होगा, लोग बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे। अब ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही है। तुलसी सिलावट
का प्रेमचंद्र गुड्डू के साथ मुकाबला, हरदीप सिंह डंग राकेश पाटीदार के साथ सुवासरा से ये मुकाबला है। लगातार हम अपडेट दे रहे हैं हर सीट का कहां किस तरह का मुकाबला है। मंत्री शिवराज कैबिनेट में हरदीप सिंह डंग राकेश पाटीदार जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके साथ उनका मुकाबला है। इसके अलावा अगर हम सुर्खी सीट की बात करें तो जहां से मंत्री शिवराज कैबिनेट के गोविंद सिंह राजपूत का मुकाबला कांग्रेस की पारुल साहू के साथ में हाई प्रोफाइल सीट इसको माना जा रहा है। दूसरी तरफ सांवेर की सीट का जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे वहां पर मुकाबला तुलसी सिलावट और प्रेमचंद्र गुड्डू के बीच में है। इसके अलावा तमाम सारी सीटें, ग्वालियर चंबल क्षेत्र की 16 सीटें, अनूपपुर सीट की बात की जाए या फिर हम बात करें अन्य जो सीटें हैं उनकी बात करें, लगातार वहां पर जो वोटर है वो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहा है। और इसके अलावा जो तमाम तरह की गाइडलाइन चुनाव आयोग की है, कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग बाकायदा सर्किल एक बनाया गया है, उस सर्किल में वोटर को खड़ा किया जाता है कि एक प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग उसकी रहे। सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, हर पोलिंग बूथ पर मास्क अनिवार्य किया गया है वोट डालते समय। तो ये तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन ये अलग बात है कि जिस तरह से कैंपेनिंग हुई और मनोज ऊंटवाल विपिन वानखड़े आगर से मुकाबला दोनों के बीच में है और ये भी काफी कड़ा। ये आप देखिए प्रद्युम्न सिंह लोधी और राम सिया भारती के बीच बड़ा मलहरा की ये सीट है। ये उमा भारती के प्रभाव वाली सीट, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव कमल पटेल के बीच बदनावर का ये मुकाबला है, ये भी काफी कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। इमरती देवी सुमन, सुरेश राजे, इमरती देवी को लेकर लगातार अभी धैर्यवर्धन शर्मा साहब जिस तरह से बात कर रहे थे कि किस तरह से बयानबाजी हुई, किस तरह से आरोप प्रत्यारोप हुए और पूरे देश में इसकी चर्चा हुई इस बात को लेकर। तो ये तमाम सारे जो मुकाबला है कड़ा निश्चित तौर पर माना जा रहा है। और इस समय हम शिवपुरी की एक खबर लिए लेते हैं, एक ब्रेकिंग लिए लेते हैं। पोहरी विधानसभा के बूरदा में चुनाव का बहिष्कार किया गया है। कई ऐसे स्थान भी दिखे, जब मैं भी कई क्षेत्रों पर गया तो वहां का जो वोटर था, जो मतदाता था, वो नाराज दिखा। नाराजगी की वजह थी कि जो वादे उसके साथ हुए हर चुनाव में, वो वादे कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए और इसी के चलते नाराजगी देखी गई है। तो शिवपुरी से एक खबर, और पोहरी जहां पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, पोहरी विधानसभा के बूरदा में चुनाव का बहिष्कार किया गया है। गांव में लोगों ने नहीं किया अपने मत का उपयोग, अभी तक एक भी ग्रामीण ने नहीं किया मतदान, डूब क्षेत्र की जमीन का मुआवजा नहीं मिलने से नाराज हैं ग्रामीण। ये खबर है शिवपुरी के पोहरी से। पोहरी शिवपुरी जिले की 2 विधानसभा सीटें हैं जहां पर चुनाव हो रहा है, करेरा और पोहरी, और पोहरी से ही ये ब्रेकिंग हम तक पहुंची है। और सुनील रजक हमारे संवाददाता हमसे जुड़ेंगे शिवपुरी से, उनसे हम अपडेट लेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर शिवपुरी से हम आपको बता रहे हैं जहां पर चुनाव का, ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। और ऐसे तमाम क्षेत्र देखे गए थे जब मैं भी लगातार कवर करने गया था अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं, वहां पर ये नाराजगी जरूर दिखी थी कि चुनाव के वक्त जो वादे किए जाते हैं वो पूरे नहीं होते हैं और इसीलिए वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे, वो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे। और इसीलिए ये खबर आ रही है। चूंकि हमारे साथ में धैर्यवर्धन शर्मा साहब हैं और वो वहीं से आते हैं, शिवपुरी से आते हैं, और उन्हीं के एक क्षेत्र की पोहरी विधानसभा ये सीट है। तब तक उनसे ही इस पर बातचीत कर लेते हैं। धैर्यवर्धन शर्मा, आवाज मिल रही है आपको? जी, मुझे आपकी आवाज। ये पोहरी से खबर है, चूंकि इस पर आपका कमेंट लेना मैं लाजमी समझता हूं क्योंकि आप उसी क्षेत्र से आते हैं। वहां पर ये जो पोहरी में, पोहरी विधानसभा में जो बूरदा जगह है, वहां के गांव के लोगों ने बहिष्कार किया है। डूब क्षेत्र की जमीन का मुआवजा नहीं मिलने से नाराज हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? ग्वालियर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है जी यह गांव बूरदा। हाँ। और बड़े सम्मान पर अच्छे लोग यहाँ निवास करते हैं, पर राजनीतिक तौर पर जानकार लोग हैं वो। अब पता नहीं क्या परिस्थिति बनी, तो क्षेत्र के मामले में उस तकनीकी पक्ष भी होते हैं। कई बार भी वो सरकार मुआवजा दे रही होती है, उस मुआवजे से खिलना करके कुछ लोग अदालत चले जाते हैं। इस कारण से मुआवजा रुक जाता है जब तक अदालत का कोई निर्णय न आ जाए। तो मुझे बहुत डिटेल इसके बारे में जानकारी नहीं है। मैं ये विषय अभी 2-4 दिन पहले आया था, अन्यथा मैं इस विषय पर जरूर बात करता। और मुझे लग रहा है कि प्रशासन ने अपने स्तर पर समझाइश देने का प्रयास किया होगा, पर लोग कभी कभी
भावनाओं का अतिरेक होता है। हालांकि ये कोई निदान नहीं है, मुआवजा बिल्कुल अलग चीज है, वो कानूनन हक है आपका, आपको मिलेगा ही, और जो शासन के नियम कायदे हैं उसके अनुसार आपको जायज हक मिलना भी चाहिए, मिलेगा भी। का बहिष्कार करना, चलिए मुझे कुछ समझ आ रहा है। चलिए आप शिवपुरी से आते हैं, आप शिवपुरी से आते हैं, और शिवपुरी की एक विधानसभा जहां उपचुनाव हो रहा है उसमें करेरा भी है। करेरा की अगर हम बात कर ले, मैं भी करेरा कवर करने पहुंचा था। एक सोनचरैया जो अभ्यरण वाला मामला है, लगातार लोग वहां पर मांग करते रहे, हर चुनाव में वो मुद्दा रहा। क्या इस चुनाव में भी वो मुद्दा है, और आखिरकार अभी तक इस समस्या का समाधान क्यों नहीं? क्योंकि अब सोनचरैया तो वहां पर बची नहीं है, और यही कारण है कि लगातार वहां के जो वासिंदे हैं, तकरीबन 50,000 से ज्यादा, 32 से ज्यादा गांव वहां पर उस क्षेत्र में आते हैं, एक बड़ा मुद्दा रहा है। क्या इस चुनाव में मुद्दा रहा? अगर मुद्दा रहा तो क्या बीजेपी का स्टैंड है इस पर? आपकी बात बिल्कुल सही है जी। सोनचरैया का मुद्दा करेरा में हर चुनाव में आता है जी, और सोनचरैया तो दशकों से किसी को देखने को नहीं मिली जी। उसमें जबरदस्त और बड़े पैमाने के भ्रष्टाचार की चर्चाएं भी होती है कि कैसे वन विभाग के लोग, कैसे उस अभयारण्य में रहने वाले अधिकारी तमाम प्रकार के बजट करते हैं, जिसका कोई परिणाम नहीं मिला, और उसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है उस अंचल में रहने वाले किसानों का, जो न जमीन की रजिस्ट्री करा सकते हैं, और तो और उनके बाल बच्चों के शादी ब्याह में भी तकलीफ आती है। और इस पर कांग्रेस सरकार के दौरान जी समस्याओं को न सुना गया, न समझा गया, न समाधान का कोई प्रयास हुआ। पर हाँ, केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने अवश्य सोनचरैया के एक बड़े क्षेत्र को डीनोटिफाई कराने के लिए प्रयास किया है, और उस दिशा में हम काफी आगे बढ़े हैं। इसलिए करेरा के लोगों को भी ये भरोसा है कि यदि इस संबंध में कोई ठोस निर्णय होगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा ही संभव है। चलिए धर्मेंद्र शर्मा साहब, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को शेयर करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, और लगातार जिस तरह से हम बात कर रहे हैं सत्ता के संग्राम में, सत्ता का रण में, लगातार 28 सीटों की हम चर्चा कर रहे हैं जहां पर वोटिंग अब चल रही है। क्योंकि इससे पहले का महासंग्राम हमने देखा है कि किस तरह से खासतौर पर दोनों ही दल बीजेपी और कांग्रेस ने कैंपेनिंग की, चुनाव प्रचार किया, और तमाम सारे मुद्दे इस चुनाव में तैरते हुए नजर आए। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप भी हुए, और पूरी जोर आजमाइश इस चुनाव को लेकर दोनों ही दलों ने। हालांकि अन्य दल भी है, वो क्या कुछ गुणा गणित उनका रहता है इस चुनाव में, ये भी देखने वाली बात होगी। कई ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी कांग्रेस के अलावा बसपा भी प्रभावी वहां पर नजर आई। अब कितना वहां पर वो चुनाव में इफेक्ट डालती है, या क्या बसपा वहां पर जो जिस तरह से उसके दावे रहे हैं जीत के, उसमें कामयाब होती है, ये भी बिल्कुल एक गणित है इस चुनाव को लेकर। और सुनील रजक संवाददाता शिवपुरी से हमसे लाइव जुड़ेंगे, और उस खबर के साथ सुनील हमसे जुड़ेंगे जिस खबर की हम बात कर रहे हैं, जो ब्रेकिंग उन्होंने वहां से हम तक पहुंचाई है पोहरी विधानसभा क्षेत्र से, कि बूडदा में चुनाव बहिष्कार किया गया है ग्रामीण क्षेत्रों द्वारा। सुनील, क्या अपडेट इस खबर को पूरा बताइए, और क्या वजह रही है बहिष्कार के, चुनाव बहिष्कार के? इसलिए लोग पूरे ग्रामीण इकट्ठा होकर चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। हालांकि शुरू से ही ये बोल रहे हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। कलेक्टर और एसपी ने भी यहाँ से समझाई भी थी, ग्रामीणों से बातचीत की थी, लेकिन उसका भी असर इन लोगों पर नहीं पड़ा, और इन्होंने साफ तौर से कहा कि जब तक हमें रिटर्न में पुष्टिकरण नहीं मिलता, जब तक हम मतदान नहीं करेंगे और चुनाव का बहिष्कार करते हैं। लेकिन आज मतदान का दिन है, और 11:30-12 बजे का टाइम हो रहा है, लेकिन अभी तक चुनाव एक ही मत का प्रयोग इस गाँव में नहीं किया गया है। 2 पोलिंग बूथ गाँव में बनाए गए हैं, लगभग 2000 की वोटिंग यहाँ पर है, और एक भी मत का उपयोग यहाँ नहीं किया गया है। उन्होंने क्लियर कहा है, तब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक हम एक भी मत का उपयोग नहीं करेंगे। सुनील, कितने वोटर होंगे इस गांव में जहां की हम बात कर रहे हैं कि बहिष्कार किया गया है? कितने वोटर हैं इस क्षेत्र में? लगभग 2000 के आसपास यहाँ पर वोटिंग है, मतदाताओं की, पुरुष और महिलाओं को मिलाकर।
अभी एक ने भी वोट नहीं डाला। अभी तक 12 बजे तक टाइम हो रहा है, लेकिन अभी तक एक भी मत का यहाँ उपयोग नहीं किया गया है। गाँव वालों ने खास तौर से कहा है जब तक स्पष्टीकरण लिखित में नहीं मिल जाता है तब तक हम मतदान नहीं करेंगे। क्या प्रशासन ने कोई इसके लिए पहल की है? क्या उनको समझाइश दी है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करिए? प्रशासन द्वारा समझाइश दी गई है और लगातार दी जा रही है। जिले के कलेक्टर और एसपी भी यहाँ पर आके गाँव ग्रामीणों से बात की, उन्होंने सवालत किया यहाँ का और उन्होंने समझाइश दी थी, हाँ आप अपना मत का उपयोग कीजिए, हम समस्या का आपका सोल्यूशन करेंगे। लेकिन उन्होंने साफ तौर से कहा कि जब तक हमें रिटर्न में या लिखित में स्पष्टीकरण नहीं मिलता, हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है, तब तक हम मत का उपयोग नहीं करेंगे। क्या राजनीतिक दलों के लोग पहुंचे हैं इन तक? क्या राजनीतिक दलों के लोग इन तक पहुंचे हैं कि आप नहीं अपना वोट डालने जाइए? जी बिल्कुल, यहाँ अभी 12 बजे का टाइम हो रहा है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल से यहाँ पर कोई भी नेता या प्रत्याशी अभी तक यहाँ नहीं आया है। 1 घंटे से 2 घंटे से हम भी चलिए सुनिए, तमाम जानकारी के लिए तो बड़ी खबर शिवपुरी के पौरी से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बूढ़दा गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। जिस तरह से हमारे संवाददाता सुनील बता रहे थे कि 2000 के आसपास मतदाता वोटर यहां पर हैं। और एक और ब्रेकिंग इस समय हम तक पहुंच रही है, भिंड से ये ब्रेकिंग है, बड़ी ब्रेकिंग हम भिंड से बता रहे हैं। गोहद विधानसभा के तीनों प्रत्याशी नजरबंद। बड़ी खबर भिंड से बता रहे हैं, रणवीर जाटव, मेवाराम जाटव, यशवंत पटवारी नजरबंद किए गए हैं। पीडब्ल्यूडी के सर्किट हाउस में किए गए नजरबंद। बड़ी खबर गोहद से हम आपको बता रहे हैं कि गोहद से विधानसभा के तीनों प्रत्याशियों को नजरबंद किया गया। बड़ी खबर भिंड जिले के गोहद से खबर मिल रही है, रणवीर जाटव, मेवाराम जाटव, यशवंत पटवारी नजरबंद किए गए हैं। पीडब्ल्यूडी के सर्किट हाउस में उनको नजरबंद किया गया है। लगातार भिंड से अपडेट मिल रहा है। पहले मेहगांव से अपडेट मिला था कि वहां पर हेमंत कटारे के भाई को गिरफ्तार किया गया था, गिरफ्तार करने के बाद उनको नजरबंद किया गया था। और अब गोहद से खबर आ रही है, सेंसिटिव मामला माना जा रहा है गोहद से ये, क्योंकि तीनों प्रत्याशियों को नजरबंद कर पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में पहुंचाया गया है। वहां पर वो नजरबंद है। और संवाददाता हमसे थोड़ी देर में धर्मेंद्र ओझा हमसे जुड़ेंगे, उनसे हम ताजा अपडेट लेंगे, वजह जानेंगे कि आखिर क्या वजह है उनको नजरबंद किया गया है। धर्मेंद्र ओझा हमसे जुड़ रहा है। धर्मेंद्र, आवाज मिल रही है हमारी? धर्मेंद्र, तो गोहद से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर गोहद विधानसभा के तीनों प्रत्याशी नजरबंद किए गए हैं। रणवीर जाटव, मेवाराम जाटव, यशवंत पटवारी नजरबंद। पीडब्ल्यूडी के सर्किट हाउस में किए गए नजरबंद। धर्मेंद्र ओझा संवाददाता भिंड हमसे जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, आवाज मिल रही है? जी सर, मिल रही है। क्या इसी खबर का क्या पूरा अपडेट आपके पास में? आखिर वजह क्या? नजरबंद कर दिया। आखिर वजह क्या रही? वजह पुलिस प्रशासन इतना हावी है कि किसी प्रकार की कोई भी दंगा फसाद न हो, इसलिए सभी प्रत्याशियों को उठा के उन्हें पुलिस ने अपनी निगरानी में ली। नहीं, लेकिन धर्मेंद्र, प्रत्याशी को ही नजरबंद कर दिया जाए, कोई वजह तो रही होगी, इनकी तरफ से कोई ऐसी एक्टिविटीज रही होगी जिसके चलते पुलिस ने एक्शन लिया है। इसके लिए पुलिस कहने के लिए कोई बात तो तैयार नहीं है। जी, क्या बोला आपने? धर्मेंद्र, मेरा सवाल ये है कि कोई ना कोई वजह तो होगी, कोई ऐसी एक्टिविटीज इन तीनों की तरफ से, इसके चलते पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस वजह नहीं बता रही है, ना ही पुलिस ने कोई बात की है इस विषय में। जब बात करने का प्रयास किया तो पुलिस ने, आपको किसी तरह की जानकारी हासिल हो पाई इसको लेकर? आवाज नहीं आ रही। चलिए, धर्मेंद्र ओझा संवाददाता भिंड से बता रहे थे, गोहद विधानसभा के तीनों प्रत्याशी नजरबंद किए गए हैं। जब वजह उनसे पूछी तो उनका कहना है कि पुलिस अभी वजह नहीं बता रही है। चलिए धर्मेंद्र, तो बिल्कुल अंतिम प्रतिक्रिया अब हम धर्मेंद्र शर्मा साहब से ले लेते हैं। धर्मेंद्र जी, क्या जिस तरह से अब खासतौर पर अगर भिंड की बात कर ली जाए, भिंड में अभी पहले जिस तरह से खबर आई कि हेमंत कटारे के भाई को नजरबंद किया गया है, गिरफ्तार उनको किया गया, अब गोहद से खबर आ रही है कि रणवीर जाटव, मेवाराम जाटव और यशवंत पटवारी को नजरबंद किया गया है। वजह मैंने संवाददाता से पूछी तो पुलिस अभी वजह नहीं बता रही है। क्या काफी सेंसिटिव मामला है इन जगहों पर, दोनों जगह पर? देखिए, चंदेल सब जानते हैं कि वहाँ चुनावों के दौरान
भावनाओं का चरमोत्कर्ष होता है। जी। बहुत ही आक्रामक ढंग से समर्थक लोग भी चुनाव में भाग लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन बहुत सावधानी बरतता है और एहतियात के तौर पर कदम उठाने के लिए निर्वाचन आयोग को अनेक अधिकार प्राप्त होते हैं और जो अधिकारी कर्मचारी चुनाव आयोग के अंडर कमांड होते हैं उनको वैसा अधिकार होते हैं। ऐसी स्थिति में जब लगता है कि प्रत्याशी के घूमने से यहाँ पे तनाव की परिस्थिति बन सकती है, तो समान व्यवहार करते हुए त्रिकोणीय मुकाबले को ध्यान में रखते हुए तीनों उम्मीदवारों को एक जगह ला करके बैठा दिया जाता है कि वो शाम होने तक रुके, ताकि उनके समर्थकों को ये संदेश चला जाए कि प्रशासन पूरा सख्त है, किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करेगा। कांग्रेस तो उसको लेकर सवाल खड़े करते आई है, लेकिन कांग्रेस तो उसको लेकर बीजेपी के सवाल खड़े करते आई है कि प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। देखिए, केवल किसी एक दल विशेषता के साथ किया, ये तो आरोप मिथ्या और हास्यास्पद है जी। अभी आपके संवाददाता ने आप रिपोर्ट की है कि दोनों तीनों दलों के प्रत्याशियों को एक साथ निर्बंध किया गया है। तो इसका अर्थ है कि संघर्ष भाव से प्रशासन अपना काम कर, यदि नुकसान हो रहा तो तीनों का हो रहा है। धर्मेंद्र साहब बहुत शुक्रिया, हमें जोड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और अब अपडेट अपने दर्शकों को दे दूं, जो ट्रेंड है वोटिंग का वो बता देता हूं। मानधाता में 18.67% वोटिंग हो चुकी है। मेहगांव की बात करें 26% से ज्यादा, मुरैना में 21% से ज्यादा। अगर हम मुगावली की बात करें तो 27% से ज्यादा वहां पर मतदान हो चुका है। नेपानगर में 29, बहुत अच्छा ट्रेंड है नेपानगर का, वहां पर 29-30 के आसपास जा रहा है ट्रेंड। पोहरी की बात करें 25%, सांची में 29.80 यानी 30%, बहुत अच्छा ट्रेंड। 12 बज चुके हैं, 12 बजे तक का हम आपको ट्रेंड बता रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज बता रहे हैं। अगर हम सावेर की बात करें तो 32%, बहुत ही अच्छा ट्रेंड है यहाँ पर वोटिंग का। वहीं अगर हम बात करें मुगावली की बात करें 19% वोटिंग वहां पर हुई है। डबरा में 27, दिमनी में 23, गोहद में 24, ग्वालियर में 19, कम है यहाँ पर भी वोटिंग परसेंटेज, शहर का एरिया है ग्वालियर। अगर हम ईस्ट की बात करें तो 16% कम वोटिंग है अभी। हाटपिपलिया में 32 है, जौरा में 24 है, करेरा की बात करें तो 32%। और इसके अलावा हम बात करें ये सीट आगर की बात करें तो 32% है। अंबाह में 21%, अनूपपुर में 23% वोटिंग हुई है, अशोकनगर में 20, बड़ बदनावर में 35%, सबसे अच्छा ट्रेंड यहाँ वोटिंग परसेंटेज का। बमौरी में 34%, यहाँ भी बेहतर पोजीशन है। भांडेर की बात करें तो 20% के आसपास है। इसके अलावा हम बात करें ब्यावरा की 34% है और डबरा में 27% है। तो ये ट्रेंड है अभी तक का। अशोकनगर में 24% के आसपास और मुगावली में 38%। सबसे ज्यादा अगर मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों की बात करें तो सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज अभी मुगावली का है, जहां पर 38% से ज्यादा, बहुत अच्छा। जबकि अभी 12 ही बजा है और मुगावली पहुंच चुका है 39% के आसपास। तो ये ट्रेंड है अभी तक की वोटिंग का। लगातार न्यूज वर्ल्ड पर पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस चर्चा में यहां देंगे हम एक छोटा सा विराम। लगातार उपचुनाव से रिलेटेड खबरें न्यूज वर्ल्ड पर जारी रहेंगी।